एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। आपकी कहकशां उर्दू की बुक है चैप्टर 6 बागो बहार लेकर आए हैं। बागो बहार, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक दास्तान है। क्या है ये? कोई कहानी नहीं है, अफसाना नहीं है, किस्सा नहीं, दास्तान है। हम इस वीडियो में आपके लिए जो लेकर आए हैं वो बागो बहार का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं 3 मार्क्स का। इसके बाद जब ये कंप्लीट होगा तो हम 5 मार्क्स का लेकर आएंगे आपके लिए। फिलहाल हम इसी को समझेंगे। ओके, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी आप क्वेश्चन को की तरफ जाते हैं ना, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, तो थोड़ी सी झलकियां आपको दिखानी पड़ती है चैप्टर की। तो हम बागो बहार की थोड़ी सी झलकियां आपको दिखाएंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे और आपको समझाएंगे। तो हम मुख्तसर में समझाते हैं, बाकी हम बागो बहार का फुल एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, एक एक करके पूरी तफसील पॉइंट को। तो पॉइंट के साथ, एक एक पॉइंट को पूरी तफसील के साथ मिलेगा। लेकिन हम फिलहाल कुछ किरदार है, जो कैरेक्टर है उनका जिक्र करना ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे कि बागो बहार जो है ये एक दास्तान है। दास्तान जो होता है, अब बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि कहानी भी क्या, दास्तान क्या, कहानी और दास्तान एक ही तो है। अफसाना नहीं, अफसाना मुख्तसर में होता है, कहानी भी मुख्तसर में होती है। लेकिन कहानी जो होती है ना, उसमें मरकजी किरदार तो सभी पे कोई एक होता है, लेकिन कहानी में भी होते हैं। लेकिन उसमें होता यह है कि उसी एक ही जगह पर बहुत सारे कुछ कुछ वाक़े होते हैं, रोनमा होते हैं, और कुछ लोग होते हैं, और जो एक मरकजी किरदार से सब लोग जुड़े होते हैं, मेन कैरेक्टर से। ये कहानी हो गई। जैसे वो एक घर की कहानी होती है, किसी यानी किसी भी जगह की कहानी होती है, लेकिन वो सारे वाक़े जो कहानी में होते हैं वो एक ही जगह पर। जबकि दास्तान में कोई मरकजी किरदार एक होता है, मेन कैरेक्टर, लेकिन उसमें होता क्या है कि वो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं और हर लोगों की एक अलग अलग कहानी होती है, और वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं। वो सारे वाक़े अलग अलग जगहों पर होते हैं और सबकी ज़िंदगी की कहानी उसमें आपको दिखाई जाती है। लेकिन जो एक मरकजी किरदार होता है, वो सारे लोग उस मरकजी किरदार से, मेन कैरेक्टर जो जिनका रोल होता है, उनसे वो उससे सारे लोग जुड़े होते हैं। जैसे हातिम ताई का किस्सा आपने पढ़ा भी होगा, तो वो किस्सा कहलाता है, लेकिन वो एक दास्तान था। हातिम ताई से सारी लोग, उनसे जो उनकी कहानी में जितने भी लोग थे दास्तान में, सब लोग जुड़े हुए थे ना, और उन सब में जितने भी लोग थे, किरदार थे, कैरेक्टर थे, सबकी अलग अलग कहानी थी, सब अलग अलग जगहों पर सबकी ज़िंदगी थी, अलग अलग जगहों पर रहते थे, और अलग अलग सबकी ज़िंदगी के में वाक़े हुए, और वो सब हातिम ताई से जुड़े हुए थे ना। तो दास्तान में भी यही होता है, कई किस्सों से मिलकर बना एक तवील किस्सा ही दास्तान कहलाता है। एंड अंडरस्टैंड, कई किस्सों से मिलकर बना एक तवील किस्सा दास्तान कहलाती है। तो दास्तान जो है, बागो बहार दास्तान है। इसका नाम था, ये फारसी में जो इसका नाम था वो था क्या, 4 दुर्वेश की कहानी थी। यानी इसमें 4 दुर्वेश है, 4 लोग हैं, और उसमें अलग अलग जगहों पर सबकी जिंदगियां है, चल रही है, और सबकी जिंदगी की एक अलग अलग कहानी है ना। यानी कई किस्से हैं इसमें, छोटे छोटे कई कहानी है, और सब मिल करके क्या बन गया, एक दास्तान। और सारे लोगों का किस्सा, सब लोग किससे अटैच्ड है, शहजादे से। देखा आपने, इसमें जो मरकजी किरदार उस शहजादा है कि बादशाह का बेटा, जो बादशाह इंतकाल हो जाते हैं, और उनके चचा उनके मरने के बाद उनके बादशाह पर कब्जा कर लेते हैं। फिर दूसरा कैरेक्टर है उनके इसका मुबारक चचा हो गए एक कैरेक्टर, पेट कैरेक्टर शहजादा, उनके एक मुबारक चचा जो उनके वालिद के बादशाह के बहुत खादिम खास थे, वफादार, ये हो गए। उनके चचा हो गए एक तीसरे कैरेक्टर, ठीक है, और सॉरी चौथे, क्योंकि उनके बादशाह सलामत जो होते हैं वो भी आते हैं, उनको हम रख लेते हैं सेकेंड कैरेक्टर पर, क्योंकि वो शहजादे के फादर होते हैं। और हम 4th कैरेक्टर पर किसको रख लेते हैं, चचा को, जो उनके कब्जा कर लेते हैं उनकी सल्तनत पर, और मुबारक चचा को हम 3rd पे रख लेते हैं। फिर इधर आते हैं जो मलिक सादिक पे। मलिक सादिक होते हैं शहजादे के वालिद साहब के बहुत पुराने और अजीज दोस्त होते हैं, जो जिन्नातों का बादशाह था, ठीक है। फिर वो शहजादा भटकता 7 साल तक मलिक सादिक जिस लड़की की तस्वीर देते हैं कि आप इसको ढूंढ कर ला दो, फिर हम आपको सल्तनत दिलवा देंगे। तो वो जब भटकते एक फ़कीर मिलते हैं हिंदुस्तान में, वो फ़कीर की बेटी होती है वो लड़की, नाज़नीन खूबसूरत सी। तो फ़कीर का एक कैरेक्टर आ गया, एक और उनकी बेटी का आ गया। यानी कि कुल मिलाकर के 5th कैरेक्टर पे हम मलिक सादिक को रख लेते हैं, और 6th पे हम किसको रख लेते हैं, उनकी इसको फ़कीर को, और उनकी बेटी को 7 पे। लेकिन मरकजी किरदार में शहजादा आते हैं, और सेकंड मरकजी किरदार पे अगर आप रखेंगे तो आप शहजादे की बेटी को रखेंगे। मरकजी किरदार समझ गए, शहजादे। इसमें किस्सा जो है ले दे करके एक सल्तनत का है, ठीक है ना।
इसमें होता क्या है कि शहजादा के वालिद साहब बादशाह सलामत इंतकाल हो जाते हैं और वो उनका चचा लालची उनके दिल में लालच में अंधे होकर के अपने भतीजे को कत्ल करने की मंसूबा बंदी करते हैं ताकि उनके सल्तनत पर आसानी से कब्जा किया जा सके। कब्जा तो वो कर लेते हैं लेकिन इसको रास्ते से हटाते हैं। फिर उनके चचा जो मुबारक चचा होते हैं, उनके वालिद के खादिम में खास शहजादे के होते हैं, तो उन्होंने नमक खाए होते हैं, तो वो सोचते हैं कि मेरे रहते हुए इसको कैसे कोई मार सकता है। और फिर वो उसको बचा कर ले जाते हैं जंगल में, झूठ मूठ का बोलते हैं उसके चचा को कि आप जो ये मंसूबा कर रहे हैं, अगर आप सरेआम इसको कत्ल करेंगे तो ये सब बातें लीक हो जाएंगी, सब लोग जान जाएंगे कि बादशाह तो उसके चचा तो बादशाहत मिलते ही अपने भतीजे तक को कत्ल कर दिया, अवाम का क्या होगा। तो उसी वास्ते वो कहते हैं कि मेरी तरकीब ये है कि मैं जंगल में शहजादे को ले जाता हूँ, वहीं दफन करके मार दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर वो शहजादे को बताते हैं कि देखो तुम्हारे साजिश, तुमको मारा जाना है, तुम्हारे चचा मार देंगे, हम तुम्हें यहाँ से बचा कर लेकर जा रहे हैं और हम लोग चलेंगे तुम्हारे जो वालिद के दोस्त है मलिक सादिक, उनके पास जाएंगे और उनके पास हम उनको जन्नातों का बादशाह है बताएंगे, तुम्हारी रौदात बताएंगे तुम्हारे, और हम तुम्हारी सल्तनत इससे चचा से वापस दिलाएंगे। फिर वो चले जाते हैं। फिर मलिक सादिक उस लड़की को, शहजादे को, एक खूबसूरत सी लड़की नाज़रीन की तस्वीर देते हैं और शर्त रखते हैं कि ये लड़की मुझे तुम कहीं से भी ढूंढ कर ला दो, मैं इसे हासिल करना चाहता हूँ। वो उनके इश्क में गिरफ्तार होते हैं कई सालों से मलिक सादिक, और फिर कहते हैं, वो जब देखते हैं तो वो बहुत खूबसूरत लड़की की तस्वीर होती है। और फिर वो चचा के साथ जंगल जंगल भटकते रहते हैं 7 सालों तक, हचीन माचीन सबकी सल्तनत की खाक छानते हैं सारे देश की। लेकिन लास्ट में जब वो हिंदुस्तान में पहुंचते हैं तो वो फ़कीर मिलते हैं, एक फ़कीर घूमता रहता है और फिर उसको एक अशरफी देते हैं शहजादा, और वो नाउम्मीद हो जाते हैं कि आपको नहीं मिलेगी। फिर वो फ़कीर उनको क्या करते हैं, बहुत सारी दुआएं देते हैं, दुआएं दे करके वो घर चले जाते हैं कि भाई यहाँ का तो कोई भी बाशिंदा मुझे देखता भी नहीं, एक रुकमा तक नहीं देता, और तुम यहाँ के मुसाफिर होते हुए तुमने मुझे अशरफी दी, तुमने मेरी मदद की और तुम्हें खुदा सलामत रखे, भला करे, मतलब बहुत सारे दिल से दुआएं देते हैं। फिर ये बादशाह उनके पीछे पीछे चल देते हैं, मतलब इम्प्रेस हो जाते हैं वो फ़कीर की शख्सियत से, उनको अच्छा लगता है, उनकी बातें उनकी अच्छी लगती है और वो चाहते हैं कि और इनकी हम मदद करें। देखिए तो ये कहाँ चाहते हैं। फिर जब उसके पीछे चल देते हैं तो वो घर जाते हैं, देखते हैं कि वो अपनी बेटी को आवाज़ देते हैं, वो अशरफी से अपनी बेटी के लिए खाने पीने की चीज़ें लेते हैं अपने लिए और कपड़ा लेते हैं, और बेटी को कहते हैं लाओ देखो तेरे वास्ते क्या क्या लाया हूँ, एक शहजादे ने मेरी मदद की है, देखो ये। उसके बाद जब उसकी बेटी आती है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत जमाल की वो मलिका, वो लड़की तो वही तस्वीर वाली लड़की होती है उसकी बेटी, और शहजादा उसे देखकर होश को बैठता है। वो वाकई भी वैसे ही खूबसूरत होती है जैसे वो तस्वीर में देखती है, उससे कई ज़्यादा खूबसूरत। और इसका जो है उसी वक्त दिमाग बदल जाता है कि सोचता है छोड़ो उस सल्तनत को, ऐशो आराम को, अब ये हमारी हुई। और वो हैरत के मारे वहीं पर बेहोश हो जाता है उसे देख करके, ठीक है ना। और फिर अपनी रौदात बताते हैं। बादशाह जब पूछते हैं कि वो फ़कीर कि तुम बेहोश क्यों हो गए थे, तो वो कहते हैं नहीं मैं तो ऐसे ही हो गया था, हैरत के मारे, आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है ना, ऐसे ही मैं बेहोश हो गया था। वो नहीं बताती कोई बात, मलिक सादिक का जिक्र ही नहीं करते हैं वो। और फिर वो क्या करते हैं, वो लड़का उसको मतलब कि कहते हैं कि ये तस्वीर कहाँ से आई, तो कहते हैं एक सौदागर से लिया है, ये तस्वीर जो है वही तस्वीर है खूबसूरत लड़की की। वो फ़कीर को यही बताते हैं ये जो आपकी बेटी, और उसकी बेटी इतनी खूबसूरत होती है और इतनी सलीकाबद बाशऊर बहुत अच्छी कि उसकी हुस्न जमाल और खूबसूरती के चर्चे मुल्क के हर एक खित्ते में होते हैं। हर मुल्क का शहजादा उससे शादी करना चाहता है, उसे हासिल करना चाहता है। और तो ये थी, और उसी लिए जब वो मलिक सादिक तक ये बात जाती है, उस लड़की की तस्वीर मिलती है उसे और वो फरिश्ता हो जाता है, तो वो शहजादे को देता है कि ढूंढ कर लाओ। फिर शहजादे को वो लड़की मिल जाती है, दोनों तरफ क्या होते हैं, शादी की तैयारियां होने लगती है। और फिर क्या होता है, इसको अपनी सल्तनत जो होती है वो लड़की को, शहजादे को वापस मिल जाती है। तो ये रहा बागो बहार का मुख्तसर एक्सप्लेनेशन। मैंने ये मुख्तसर में आपको तफसील बताई है, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी तरह से आपको इसी को हम और पूरी तफसीलें बताएंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन समझाने के लिए आपको इसकी झलकियाँ दिखानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इस सारे क्वेश्चन में उन्हीं किरदारों का जो है क्या है, उन्हीं कैरेक्टर से रिलेटेड आपसे पूछी जाएगी क्वेश्चन आंसर, तो आपको तो ऑब्वियसली झलकी दिखानी ज़रूरी थी। तो ये जो बागो बहार है, ये मीर अहमद दहलवी ने लिखा है, ये मुसन्निफ है उनके। अब आते हैं, मीर अहमद दहलवी ने इनको जो है कन्वर्ट किया उर्दू में, मीर अहमद दहलवी ने, और इसका नाम रखा बागो बहार। पहले 4 दरवेश था, क्योंकि 4 दरवेश कहते हैं 4 दरवेशों की कहानी जो अलग अलग जगहों पर रहते हैं। तो ये मीर अहमद दहलवी जो होते हैं, इनको उस ज़माने में बागो बहार को जो उर्दू में कन्वर्ट किया, इन्होंने लिखा, तर्जुमा किया, तो तर्जुमा करने में 500 रुपये का इनाम मिला था इनको, मीर अहमद दहलवी को। इससे पहले जो होते थे
ये फारसी में था, चार दरवेश कौन सी जबान में थे? फारसी में। अब फारसी में थे तो सारे लोग थोड़ी ना फारसी आती है सबको, तो इसीलिए इनको कि हिंदुस्तान के हर इंसान पढ़ सके और एक बच्चे पढ़ सके खित्ते में पहुंचाने को। और ये बागो बहार जब फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या हुआ था, छापा गया था, तबाह हुआ था, रिलीज हुआ था, पब्लिश हुआ था, उस टाइम पे जो लिखा गया था फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखा गया था, हिंदुस्तान के हर एक खित्ते में इसको पसंद किया गया था, बूढ़े बच्चे सब लोग, इसलिए तो उर्दू में तर्जुमा किया गया, सब लोग पढ़ सके और पढ़े। और ये इतना मशहूर मारूफ चैप्टर ठहरा। ये दास्तान उस जमाने से लेकर के अभी तक ये दास्तान मशहूर मारूफ के ज़ुमरे में शुमार होता है। तो ये था मीर अमन दलवी ने कि गुल क्रिस्ट के कहने पर जो होते हैं उन्होंने इसको उर्दू में तर्जुमा किया था। तो ये था आज का चैप्टर। मुबारक शहजादे को उसके चचा से नहीं, मुबारक जो है शहजादे को, जो होते हैं ना बच्चे शहजादे जो बादशाह के बेटे, उसको ये मशवरा देते हैं कि तुम जो हो यहाँ से चुपचाप हम लोग रात में चलते हैं जान बचाकर, उसकी पूरी साजिश का बताते हैं कि तुम्हारे चचा तुमको मारने वाले हैं और हम लोग के लिए यही भला है कि हम तुमको यहाँ से लेकर चुपचाप निकाल कर जाते हैं। उसके बाद तुम क्या करोगे कि चचा से जो है मलिक सादिक के पास चलते हैं जो जिन्नातों का बादशाह है, और वो आपके फादर का यानी वालिद साहब का बहुत बड़े पुराने दोस्त है, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे और आपकी जो बादशाहत पर कब्जा कर लिया आपके चचा, वो आपको मिलकर रहेगी। ये मशवरा देते हैं। अंडरस्टैंड क्या है? देखिए, अगर कहानी है, कहानी किसी की दास्तान है, वो आप जान लीजिए। अब उससे आपको क्वेश्चन आ रहा है 3 नंबर का है, 5 नंबर का है, क्या आप सॉल्व नहीं करेंगे? पहले ये सोच लीजिए कि हर चीज़ इंफॉर्मेशन होती है किताबों में। अब जिन्होंने लिखा है वो आपको घर घर आके तो नहीं बताएंगे, तो बस उन्होंने क्या किए, एक जरिया बना आप तक पहुंचाने का बुक, उसमें आपने लिख दिया था कि आप पढ़ें और इन्फॉर्मेशन लें। जैसे आप अखबार पढ़ते हैं ना, उसी तरह ये समझे कि ये भी बुक भी अखबारों की तरह होती है। अखबार पढ़ने में क्या हमें कोई वहाँ पर खड़े होकर समझाता रहता है तब हम समझते नहीं ना, वो भी एक इन्फॉर्मेशन होती है, ये भी एक इन्फॉर्मेशन होती है। बस समझने की बात है। सोचिए कि ये चैप्टर है, ये किसी की कहानी है, ये किसी की ज़िंदगी की कहानी है, ये एक दास्तान है, उसमें कुछ लोग हैं, उनकी अलग अलग ज़िंदगी की कहानी है और उन्हें हमको वो सारी इन्फॉर्मेशन है, हम उसको पढ़ करके जानेंगे उनके बारे में, क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर लेंगे, बस ईजी है। तो ये हो गई, ये सॉल्व हो गया आपका। अब आते सवाल नंबर 2। सफ़र पर रवाना होने से पहले मुबारक चचा ने कौन सी चीज़ खरीदी थी? बताइए। नहीं, सफ़र पर रवाना होने से पहले मुबारक चचा ने कौन सी चीज़ खरीदी थी? तो सफ़र पर रवाना होने से पहले अतर ख़रीदे थे और नजूर ख़रीदे थे, और जो कुछ ख़रीदे थे वो मलिक सादिक के पास ले जाने की वास्ते, यानी उन्हें क्या ले जाने की खातिर ख़रीदे थे। ओके, अंडरस्टैंड? तो इतना समझ गए क्या खरीदे थे? अतर और नजूर। ये हो गया। ओके, अब आते सुलेमानी सुरमे की क्या खूबी थी। देखिए, सुलेमानी सुरमा होता है कि जो जिन्नात के पास वो जा रहे थे, जिन्नातों के बादशाह के पास, उसकी खूबी ये थी कि वो जब आंखों में लगा लिया जाता था ना, तो जिन्नात लोग नजर आने लगते थे। तो जब वो चचा, वो जो हम आते हैं सवाल नंबर 3 पर कि सुलेमानी सुरमे की क्या खूबी थी, तो सुलेमानी सुरमे की खूबी आपने ऐसे लिखना है, ये खूबी थी कि उसको लगाने के बाद जिन्नातों की पूरी फौज, जिन्नातों का पूरा लश्कर और उनके सारे लवाजमात, यानी उनकी पूरी दुनिया जो है जिन्नात की जो जिसमें वो लोग रहते थे, सब कुछ नज़र आने लगता था। सुलेमानी सुरमे की ये खूबी थी। तो मुबारक चचा और उसके जो वो शहजादा था, वो जो उसको लगाने के बाद ही जिन्नातों को और उसकी पूरी फौज को, उनके लश्कर को, उनकी सारी लवाजमात, सारी चीज़ों को वो देख सकते थे। ये खूबी थी। ये हो गई बातें। अब आते हैं हम कि शहजादा फकीर की बेटी को देखकर बेहोश क्यों हो गया था? बताइए। शहजादा फकीर की बेटी को देखकर इसलिए बेहोश हो गया था कि जो मलिक सादिक, जो उनके वालिद के दोस्त थे, जिन्नातों का बादशाह, जब वहाँ पर गए थे अपना मुद्दा लेकर के कि हमें अपने चचा से छुटकारा हासिल करनी है, मेरी सल्तनत पर कब्जा करनी है, तो जो लड़की की तस्वीर वो मलिक सादिक दिए थे और वो कहा था कि ठीक है, मैं तुम्हारे चचा से तुम्हारी सल्तनत वापस दिलाऊंगा, और ये जो लड़की है ये मुझे कहीं से भी ढूंढ कर ला कर दे। तो मैंने बहुत ढूंढा, ये लड़की नहीं मिली, मुझे ये चाहिए, क्योंकि वो उनसे शादी करना चाहते थे। और तो वो लड़की जो नाज़रीन की तस्वीर थी, वही लड़की उनके सामने खड़ी थी और वो हैरत में पड़े थे कि जो 7 सालों तक जिसकी तस्वीर लेकर के वो भटकते रहे, उनको उनकी मंजिल मिल गई थी। तो वो लड़की तो ये है, फ़कीर की बेटी है, और वो मिल गई थी, वो उनके सामने खड़ी थी। और वो देख करके ये सोचे, सारा होश जाता रहा, सारी सल्तनत का ख्याल दिल से निकल गया कि मुझे सल्तनत नहीं चाहिए, मेरा ऐशो आराम ख़त्म, मैं अब इस लड़की को क्या करूँगा, हासिल कर लूँगा, ऐसा जहन में चलने लगा। और वो हैरत के मारे बेहोश हो गए कि 7 सालों बाद भटकते भटकते वो लड़की आखिरकार मिल गई थी। ठीक है ना?
तो शहजादा फ़कीर की बेटी को देख करके इसलिए बेहोश हो गया था। अब आते हैं मलिक सादिक ने शहजादा के मदद के लिए कौन सी शर्त रखी थी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। कौन सी शर्त रखी थी? शर्त ये रखी थी कि ये जो नाज़रीन की तस्वीर है वो आपको दे रहे हैं, तो ये आप मुझे ढूंढ कर लाएगा, ये मेरी अमानत है। आपको अपनी अमानत में, मेरी अमानत में खयानत मत कीजिएगा। देख करके उस लड़की को, उस लड़की की खूबसूरती को अपना दिल नहीं बदलना है कि नहीं मैं ही शादी कर लेता हूँ इससे, आप शहजादा है तो क्या हुआ, वरना मैं आपको क्या करूँगा, बेईमानी नहीं लानी है, अपने दिमाग में लालच नहीं लाना है। आपकी सल्तनत तो आपको दिलाऊंगा नहीं चचा से, प्लस आपको ऐसी सजा दूंगा कि आप याद रखेंगे और आपको मेरी तरफ से सजा भी मिलेगी। ये शर्त रखी। नहीं, मलिक तब आते सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 क्या कहता है कि मलिक सादिक ने शहजादा की मदद के लिए कौन सी शर्त रखी थी। शर्त ये रखी थी कि मैं तुम्हें मदद करूंगा। मलिक सादिक जो रहते हैं शहजादा जो उनके फादर रहते हैं, जिन्नातों का बादशाह, सॉरी फादर की दोस्त, कहते हैं कि ये लीजिए ये तस्वीर, एक नाज़रीन की तस्वीर देते, कहते हैं मैं मुझे बहुत ढूंढा, इस लड़की को नहीं मिली है, तुम कहीं से भी इसको ढूंढ कर ला दो। अगर ये लड़की तुम्हें मिल गई तुम मुझे ला कर दे देते हो ढूंढ कर, तो मैं तुम्हें तुम्हारे चचा से तुम्हारी सल्तनत वापस दिला दूंगा जो कब्जा करके बैठे हुए हैं आपके चचा। शहजादे को शर्त रखते हैं कि ये नाज़रीन की तस्वीर देते हैं बड़ी खूबसूरत लड़की की, जिस पर मलिक सादिक जो है फरिश्ता होते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं और उस लड़की को वो हासिल करना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। तो ये शर्त रखते हैं कि एक नाज़रीन की तस्वीर देते हैं जिस पर वो मलिक सादिक फिदा होती है और कहते हैं कि इसको तुम कहीं से भी ढूंढ कर ले आओ, वो उसे हासिल करना चाहते हैं, और अगर तुम इसको ला करके ढूंढ करके मुझे दे दोगे तो शर्त ये है मेरी, इसको पूरी कर दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे चचा से तुम्हारी सल्तनत को वापस दिला दूंगा, दोबारा वापस, ठीक है। ये शर्त रखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं 7 नंबर पर आइए। मलिक सादिक ने शहजादों को किस बात की ताकीद की थी? क्या ताकीद की थी कि ये जो तो इस बात की ताकीद की थी कि ये जो नाज़रीन की तस्वीर मैं दे रहा हूँ इस लड़की की, ये मेरी अमानत है, आप मुझे हासिल कर दिए और मुझे ला करके दोगे आप, ठीक है। आप उसको देख करके अपना दिल और दिमाग नहीं बदलिएगा, क्योंकि आप भी शहजादा है। उसकी खूबसूरती को देखकर ऐसा ना हो कि कहीं आपके जहन में ये ख्याल आ जाए कि चुपचाप से मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ, छोड़ो उसको, मलिक सादिक को, और आपने मेरी अमानत में ख़यानत नहीं करनी है, बेईमानी और लालच दिल में नहीं लाना है। आप हमें ला करके ये लड़की को दोगे, फिर हम आपको सल्तनत वापस करेंगे। अगर आप बेईमानी किए, इस बात की वो स्ट्रिक्टली ताकीद करते हुए कहते हैं कि आप अगर बेईमानी करेंगे शहजादे, तो हम तो तुम्हें चचा की सल्तनत तो देंगे नहीं, प्लस सज़ा दूंगा, और ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम याद रखोगे। तो ये ताकीद किए थे। ओके, अब आइए सवाल नंबर 8 क्या कहता है। सवाल नंबर 8 कहता है कि फ़कीर ने, यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ फ़कीर ने अशरफी लेकर शहजादे से क्या कहा। फ़कीर ने अशरफी लेकर क्या कहा था? जब वो भटक रहा था हिंदुस्तान को तो फ़कीर मिला था, जो बेटी का, फ़कीर की बेटी थी ना वो खूबसूरत लड़की, तो वो फ़कीर कहते थे, फ़कीर ने कहा कि मतलब वो बेचारा भटकता रहता था और उसके जो वहाँ के लोग जो बाशिंदा थे उसको एक लुकमा खाने तक को नहीं देते थे, और अशरफी तो दूर की बात है, कभी हाल भी नहीं पूछते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम तो यहाँ के बाशिंदे नहीं रखते हो, नहीं हो, तुम तो मुसाफिर हो, और तुमने मुझे अशरफी दी, और उसी अशरफी से बेचारे ने खाने पीने की चीज़ खरीदी, अपनी बेटी के लिए कपड़ा खरीदा। तो उनको ये ख्याल आया और उनसे कहा कि तुम बाशिंदा नहीं हो, मुसाफिर हो करके तुमने मेरी मदद की है, और यहाँ के लोग मुझे एक लुक़मा भी नहीं देते, हाल तक नहीं पूछते। तो अल्लाह ताला तुम्हें खुदा सलामत रखे, तुम्हारा भला करे और तुम्हें लंबी उम्र अता करे, यानी दिल से इतनी सारी दुआएं दे देते हैं, ठीक है ना। ये कहते हैं फ़कीर किसको? शहजादे को। तो ये रहा, फ़कीर ने अशरफी लेकर शहजादे से ये कहा कि तू इस मुल्क का बाशिंदा नहीं है, लेकिन तूने मेरी मदद की, तूने मुझे अशरफी दी जिसके वास्ते मैं अपनी खाने पीने की चीज़ खरीदा हूँ पेट भरने के लिए, और इस मुल्क का कोई भी इंसान मुझे एक लुक़मा खाने तक को नहीं देता। तू सलामत रहे, तुझे खुदा सलामत रखे, तेरा भला करे, और बहुत सारी दुआएं दी। आपने उसका आंसर ये लिखना है। ये हो गया। अब आते हैं पूरे मुल्क में, देखिए पूरे मुल्क में फ़कीर की बेटी की शोहरत क्यों थी। पूरे मुल्क में फ़कीर की शोहरत इसलिए थी कि फ़कीर की बेटी जिस पर मलिक सादिक फिदा थे कई बरसों से, और वो लड़की उन्हें नहीं मिली थी, खाक छान थी दुनिया की, और जिस लड़के को की तस्वीर जो फ़कीर की बेटी को जो शहजादा ढूंढ रहा था, वो इसी बिना पर तो फेमस थी कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, हसीन थी। वो इतनी हसीन थी कि कोई इंसान उसको एक बार देख लेता था तो
उसको भूल नहीं पाता था, उसकी ख्वाहिश करने लगता था। यानी पूरे मुल्क के शहजादे, जहाँ जहाँ के शहजादे थे, वो उनसे शादी करना चाहते थे। मुल्क के, हिंदुस्तान के हर एक खित्ते में, हर एक कोने में उसकी खूबसूरती के चर्चे थे और हर इंसान उसको हासिल करना चाहता था। दूसरी बात यह है कि वो लड़की सिर्फ ना खूबसूरत थी, बल्कि वो बहुत ही सलीकाबद्ध थी, बाशऊर थी और यानी कि डिसिप्लिन्ड गर्ल थी। तो इसलिए पूरे मुल्क में फ़कीर की बेटी की चर्चे थे। अब ये इसका आंसर लिखा है, क्या है? वो बहुत खूबसूरत थी, इसलिए उसकी शोहरत थी और खूबसूरती के साथ साथ उसके अंदर सलीका भी बहुत था, डिसिप्लिन गर्ल थी। तो ये रहा आज का चैप्टर, ख़त्म हुआ। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेनेशन दिया है और समझाया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी को नहीं समझ में आया है कहीं पर भी कोई पॉइंट, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम उस पर फिर से वीडियो लेकर आएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम आपके लिए आपको जो आप लोग के लिए हम लेकर आएंगे, जो भी आपकी डिमांड है कि ग्रामर लाएं, तो हम वो सारी वीडियोस आएंगी। डोंट वरी, बस आप जो भी आपको लेक्चर दिया जा रहा है उसको ईमानदारी के साथ पढ़ें और बेहतर से बेहतर रिजल्ट हासिल करें। तब तक के लिए हमें आप इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ओके।